हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, वो टॉपिक भी आपको करवाए जा रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको करवाए जा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट इसमें अब तक 38 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 3 पार्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, और आज ये इसका चौथा जो फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। ये है इसका यहां से पार्ट 4, चौथा पार्ट है इसका। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, 15 टॉपिक इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 16वां टॉपिक है। और आज पहला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इसका गठन किस लिए किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो पंचायत और नगर पालिकाएं हैं उनका निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए किया गया है, जिनको हम स्थानीय निकाय बोलते हैं। स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका, इनके चुनाव का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इसमें जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो नहीं करवाता, ये राज्य का ही करवाता है। अब इसका गठन कब हुआ है? 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994। 1 फेब 1994। और ये किया गया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इसके तहत इसका गठन हुआ है। मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग गठित किया गया है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने इनके स्थानीय निकायों के लिए स्टेट लेवल पे निर्वाचन आयोग का गठन किया था। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया। और ये गठन तो हुआ 1 फरवरी 1994 में, लेकिन ये कार्यान्वित कब से हुआ, काम कब से शुरू हुआ इसका? 15 फरवरी से। 15 फरवरी 1994। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन का? तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है पंचायतों के लिए है आर्टिकल 243 के, और जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं के लिए है आर्टिकल 243 ZA। ये दो आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 243 के है पंचायत के लिए, पंचायतों के लिए, और आर्टिकल 243 ZA नगर पालिकाओं के लिए है। पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे मध्य प्रदेश के? पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? LB लोहानी। ये थे NB लोहानी। NB लोहानी मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, और इनका कार्यकाल 94 से 2000 तक रहा था। अभी रिसेंटली कौन थे? बसंत प्रताप सिंह थे। बसंत प्रताप सिंह, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और बसंत प्रताप सिंह के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, श्री बसंत प्रताप सिंह का। और अ, उनके बाद में 1 जनवरी 2025 से नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। हालांकि जो बसंत प्रताप सिंह है उनको एक्सटेंशन भी दिया था थोड़ा। अभी जो प्रेजेंट में है MK श्रीवास्तव। MK श्रीवास्तव, मनोज कुमार श्रीवास्तव अभी नए आयुक्त है 1 जनवरी 2025 से। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव। आयोग का मोटो क्या है? आयोग का जो ध्येय या मोटो है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त का मोटो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। पहली महिला सचिव कौन रही है इसमें? तो विजया श्रीवास्तव, श्रीमती विजया श्रीवास्तव। ये
पहली इसकी राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव थी श्रीमती विजया श्रीवास्तव। अब इसमें कौन कौन कब किस टेन्योर में रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, श्री एन बी लोहानी है। एन बी लोहानी, इनका कार्यकाल रहा है 15 फरवरी से, 15 फरवरी 1994 से, और ये रहे थे 16 फरवरी 2000 तक। श्री गोपाल शरण शुक्ल ये दूसरे थे, इनका कार्यकाल रहा था 16 फरवरी से, 16 फरवरी 2000 से, और ये रहे हैं 2006 तक। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, तो दूसरे जो चुनाव आयुक्त थे वो श्री गोपाल शरण शुक्ल 16 फरवरी 2000 से 14 अगस्त 2026 तक। तीसरे थे श्री ए वी सिंह, आदित्य विजय सिंह थे, ये 14 अगस्त 2006 से 2006, 14 अगस्त 2006 से, और 10 दिसंबर तक रहे थे 2010 तक। अजीत रायजादा रहे हैं इसके बाद में 2010 से 2013 तक, 2010 से और 2013 तक। और आर परशुराम रहे हैं फिर अक्टूबर 2013 से और 2018 तक, 31 दिसंबर 2018 तक रहे हैं ये। और उसके बाद में बीपी सिंह रहे हैं, श्री बसंत प्रताप सिंह, 1 जनवरी 2019 से और 31 दिसंबर 2024 तक। और अभी प्रेजेंट में 1 जनवरी 2025 से, और अभी प्रेजेंट में है श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव। ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप कार्यकाल याद नहीं रख पाए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नीचे के दो और शुरू के दो इस तरीके से भी रख लेते हैं तो एलिमिनेशन से हो जाएगा फिर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम था, या सूचना का अधिकार अधिनियम था 2005 का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके तहत जो नागरिक हैं उनको शासन में पारदर्शिता या फिर जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, ये सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी 22 अगस्त 2005 को। 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका कानूनी या संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका सूचना का अधिकार जो आरटीआई है, आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, इसकी है एक सेक्शन है धारा 15, सेक्शन 15। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य सूचना आयोग के गठन की पावर दी गई है। आरटीआई एक्ट 2005 में ये है सेक्शन 15, धारा 15। इसके अंतर्गत राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पास ये पावर है कि वो स्टेट में सूचना आयोग का गठन कर सके, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन कर सके। इसी के तहत मध्य प्रदेश में ये गठन किया गया था। इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 स्टेट जो इंफॉर्मेशन कमीशन जो मेंबर होंगे इसके, राज्य सूचना आयुक्त वो होंगे। इसमें एक तो जो होंगे स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, प्लस मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये आपको याद रखना होगा। इनकी जो नियुक्ति है किन के द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है। इसके 3 सदस्यीय कमेटी होती है और उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और इसमें विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, ये होता है इसमें। तो ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक सीएम, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 मेंबर होते हैं इसमें। और फिर ये रिकमेंड करते हैं, और किसको? गवर्नर को रिकमेंड करते हैं, राज्यपाल को सिफारिश देते हैं, और फिर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ऊपर जो हम इलेक्शन कमीशन का पढ़ रहे थे, उनका अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है, वो भी
उसका राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसकी जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे मध्य प्रदेश के टीएन श्रीवास्तव। टीएन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अभी यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस क्यों है इस टॉपिक से? क्योंकि इसमें काफी अभी रिसेंटली इसमें नियुक्ति की गई है। इसमें एक तो अभी प्रेजेंट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है अभी प्रेजेंट में श्री विजय यादव। श्री विजय यादव ये मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके अलावा इसके जो मेंबर हैं अभी प्रेजेंट में, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके अलावा 5 मेंबर हो रहे हैं। उनके अलावा डॉक्टर वंदना गांधी है, उमाशंकर पचौरी है, ओंकार नाथ है, आलोक नागर और राजेश भट्ट। आलोक नागर और राजेश भट्ट, इनका अपॉइंटमेंट दोनों का अप्रैल 2026 में किया है। अप्रैल 2026 में इन दोनों का अपॉइंटमेंट किया है। अदरवाइज डॉक्टर वंदना गांधी, डॉक्टर उमाशंकर पचौरी या श्री ओंकार नाथ है वो पहले के हैं। श्री आलोक नागर और श्री राजेश भट्ट ये दोनों का अप्रैल 2026 में किया गया। इनका कार्यकाल क्या होता है? देखिए, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल, 3 इयर्स या 65 इयर्स की एज हो जाए, जो भी पहले हो जाए। या तो इनका 3 साल की सर्विस हो जाए या 65 ईयर की एज हो जाए, जो भी पहले हो। एक क्वेश्चन और जो यहाँ से पूछे जाने की पूरी पूरे चांसेज हैं वो ये है कि जब ये इसमें 2 नए मेंबर अपॉइंट किए थे, तो अभी आप देखेंगे कि हम पहले पढ़ रहे थे इसमें कि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। वो वहां पे इसलिए नहीं बताया ताकि यहाँ डिटेल में आपको बताया जा सके। तो इसमें अब क्या किया है? पदों की संख्या में बदलाव। पदों की संख्या में मैक्सिमम जो पहले 10 हुआ करते थे, अब वो 10 को घटा के और मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं, और 6 इस टाइम पे हैं। 5 इसमें इसके इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जबकि ये 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तो ये टोटल 6 है। और हमसे पूछा जा सकता है कि अभी प्रेजेंट में मैक्सिमम कितनी संख्या है? पहले 10 हुआ करती थी। मध्य प्रदेश सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के जो अधिकतम पद हैं उनकी संख्या को 10 से घटा के और 6 करने का निर्णय लिया है। और ये लिया है अप्रैल 2026 में। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी। जिन साथियों ने शुरू में स्किप कर दिया, आपकी जानकारी के लिए कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका पीडीएफ या फिर जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं हम, 38 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं और ये अभी कंटिन्यू करवाए जाएंगे आपके एग्जाम तक। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं myupsc.in, या फिर सबसे सिंपल आप इस नंबर पे मैसेज करके कांटेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे उस जो कोर्स ज्वाइन करने का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर रिवीजन करना है तो सिंपल सा जो प्रैक्टिस टेस्ट का पीडीएफ है वो लेके पढ़ लीजिएगा। अगर ज्यादा इश्यू आ रहा है कि पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए, जो 12 जुलाई को एग्जाम है। और आगे जिनका एग्जाम है वो तो प्रैक्टिस टेस्ट और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारा ये पढ़ लेते हैं तो भी अच्छा हो जाएगा। और इस बार वैसे भी आपको 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना ही नहीं है। आपको इस बार जो टारगेट रखना है कि मिनिमम 35 प्लस लाने हैं, और जो आपका एक सेफ जो जोन है जहां अच्छा स्कोर है वो 35 से 40 के बीच में आप लेके चलिएगा, कि 35 to 40 टारगेट करना है, कि मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40 तक। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है तो आप 40 प्लस जाइएगा। जब आपको लगे कि आप 100% श्योर है, जब भी 40 प्लस जाइएगा, जब भी उस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा में डाउट है तो आप उसको ना ही करें तो बेहतर होगा। उसकी वजह है क्योंकि कई बार लगता है कि सही हो गया तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर गलत हो गया हो तो वो जो जितने हैं उसमें से भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये जो तुक्काबाजी है ये गैम्बल है, और इसमें ज्यादातर चांसेस यही होते हैं
क्योंकि आप उस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज हो चुके होते हैं, तो फिर आप एक क्वेश्चन एक टिक करते हैं तो ज्यादातर गलत ही निकलता है। अगर बाई चांस निकल जाए सही तो रिस्क नहीं लेना है। अगर आप एक बार सेफ जोन में पहुंच जाते हैं तो फिर आप अननेसेसरी ट्राई मत कीजिएगा। ये अच्छा है नेगेटिव मार्किंग के लिए। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस परियोजनाएं, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। देखिए, प्रशासन को पारदर्शी, त्वरित और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई डिजिटल और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। उनमें से जैसे इंपॉर्टेंट देखिए जो अक्सर पूछा जाता है, ज्ञान दूत। ज्ञान दूत का पूछ लिया जाता है। ज्ञान दूत, इसकी शुरुआत की गई थी सन 2000 में मध्य प्रदेश के धार जिले से। इसकी शुरुआत की गई थी इस परियोजना की। ई गवर्नेंस परियोजना है ये। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कियोस्क हैं, सूचना केंद्र स्थापित करना हो, नागरिकों को सरकारी सेवाएं या फिर मंडी भाव जो हैं, मंडी के भाव डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाए जाएं। और इसको, जो ज्ञान दूत है, ई गवर्नेंस परियोजना, इसको स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड भी मिला हुआ है। ज्ञानदूत को प्रतिष्ठित जो एक स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। इसके अलावा देखेंगे हम तो एक ई उपार्जन है। ई उपार्जन, ई उपार्जन है ये किसानों का जो एमएसपी है, एमएसपी किसानों का समर्थन मूल्य है, उस पे अनाज, उसकी सुचारू, पारदर्शी और ऑनलाइन खरीद, उसके लिए डेवलप किया गया है इसको। तो आपको ध्यान रखना होगा, ई उपार्जन का संबंध किसानों का जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य, उस पे अनाज, स्पेशली गेहूं और धान, इसकी सुचारू, पारदर्शी ऑनलाइन खरीद या पंजीकरण प्रबंधन उसका किया जाए, इसके लिए पोर्टल लाया गया था, ई उपार्जन। एक ई चालान और है। ई चालान, ई चालान है यातायात नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो डिजिटल रूप से जुर्माना लगाने की उसमें प्रक्रिया है। जो ज्यादा 2026 में चर्चा में रही है वो देखते हैं, एमपी ई सेवा पोर्टल। ये है एमपी ई सेवा पोर्टल। ई सेवा पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप है इसका। ये चीफ मिनिस्टर द्वारा शुरू किया गया था। एकीकृत नागरिक सेवा, ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। एमपी ई सेवा क्या है? ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह सारी सुविधाएं। इसमें टोटल एमपीई सेवा का जो पूछा जा सकता है कि इसमें कितने डिपार्टमेंट है, 56 डिपार्टमेंट है, 56 विभाग, और इनकी 1700 से ज्यादा सरकारी योजनाएं या सेवाएं हैं, उनको एक ही जगह पे उपलब्ध करवाया गया है, एमपीई सेवा। और इसके बाद नागरिकों को अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक एआई एम्बेडेड गवर्नेंस और शुरू किया गया है। एआई, एआई एनेबल्ड गवर्नेंस है। एआई एनेबल्ड गवर्नेंस, ये जनवरी 2026 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में जो रीजनल एआई समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस, वो भोपाल में हुआ था 2026 में। और एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर एम्पावर्ड भारत, ये इसकी थीम थी। और इसका उद्देश्य प्रशासनिक नीति, पर्यावरण, नागरिक सेवा, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है। एआई सक्षम सुशासन। इसके अलावा देखेंगे हम तो एक ई नगर पालिका पोर्टल और शुरू किया गया था। कौन सा? ई नगर पालिका। ई नगर पालिका शुरू किया गया था। और ये जो मध्य प्रदेश का नगरीय विकास एवं आवास विभाग है, इसके पोर्टल को ही ये ई नगर पालिका पोर्टल है। और इस पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी मिला हुआ है 2026 में। इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है ई नगर पालिका पोर्टल को। इसमें कई चीजें हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा संरक्षण, सुरक्षित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। एमपी ई सेवा, जिसमें 56 डिपार्टमेंट है। एआई, एआई का पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का पूछा जा सकता है, जिसकी थीम क्या थी? भोपाल में हुआ। ई नगर पालिका, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सिटीजन सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित प्रमुख योजनाएं। नागरिक केंद्रित प्रमुख योजनाएं कौन सी है? एक है समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल है ये,
राज्य के सभी परिवार और उनके सदस्यों का एक एकीकृत डेटाबेस है, जो प्रत्येक नागरिक को एक अलग से यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाता है। ये अलग से यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो यूनिक आईडी है वो होती है 8 और फैमिली आईडी 9। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यूनिक आईडी और फैमिली आईडी कितने ना अंकों की होती है, ये जो समग्र पोर्टल है इसमें, ताकि पेंशन राशन उसका सीधा लाभ पहुंच सके। इसके अलावा नागरिकों को लेके है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन भी है, मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस दोनों ने मिलके और ये तैयार किया था। इसमें ऑनलाइन माध्यम से जो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर कोई बुकिंग होती है, धार्मिक बुकिंग वगैरह, सब कई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इनकम, ये सभी सेवाएं एमपी ऑनलाइन पे मिलती है। एक सीएम हेल्पलाइन है, 181 सीएम हेल्पलाइन, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निवारण। देश के सबसे सफल शिकायत निवारण ई गवर्नेंस मॉडल्स में से एक है 181 मध्य प्रदेश का। प्रशासनिक एवं क्षमता विकास पहल, प्रशासनिक एवं क्षमता विकास पहल, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें आता है ई दक्ष। ई इसमें आता है ई दक्ष। ई दक्ष ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनसे संबंधित है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित है ई दक्ष। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनसे संबंधित है ई दक्ष। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को आईटी, सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई नई टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देने के लिए ये चलाया जा रहा है स्टेट लेवल पे कार्यक्रम ई दक्ष। एक ई ऑफिस और है, ई ऑफिस। ई ऑफिस किस लिए है? सरकारी विभागों की जो फाइलें हैं उनको डिजिटल रूप से पेपरलेस और पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ये ई ऑफिस शुरू किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजनाएं थी, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको पढ़िएगा और रिवीजन करते रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। एक्चुअली आपको वो टॉपिक करवाए जा रहे हैं जहां से लगभग लगभग 100% चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के, ये मान के चलिए। और जो प्रैक्टिस टेस्ट है टेस्ट सीरीज, उसमें भी हम उसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में यूजफुल हो, और उनका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो उस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाता है कि अगर डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आता है, उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको कर दें। वो उसमें इस उसी तरीके का 4-5 लाइन का एक्स्ट्रा सॉल्यूशन दिया जाता है आंसर के नीचे। गौंड जनजाति और उसकी उपजनजातियां, गौंड ट्राइब्स और सब ट्राइब्स उसकी। देखिए, गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी भील जनजाति के बाद ये जनजाति है। और गौंड, गौंड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई, ये तेलुगु भाषा का शब्द है कोंड। तेलुगु भाषा का एक शब्द है कोंड, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका अर्थ होता है जो पहाड़ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ इसका अर्थ होता है। स्वयं को ये पहाड़ी मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं, जिसको कहा जाता है कोयतोर। कोयतोर मतलब पहाड़ी मनुष्य। अब इनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो देखें गोंड जनजाति का, तो मेनली नर्मदा के दोनों ओर हैं ये, नर्मदा के दोनों ओर हैं, नर्मदा के दोनों साइड हैं गोंड जनजाति। नर्मदा घाटी के दोनों ओर सतपुड़ा और विंध्याचल, इनमें निवास करते हैं ये। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इंपॉर्टेंट, तो छिंदवाड़ा है, बैतूल है, इसके अलावा सिवनी है, मंडला है, डिंडोरी, बालाघाट, सागर, इसके अलावा शहडोल, और ये जो अमरकंटक है, इनमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं, ये ज्यादातर निवास करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और उनमें भी ये डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बैतूल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, अमरकंटक, शहडोल, ये रीजन है ज्यादा। इनका जो सोशल वर्गीकरण है, उपजातियां हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें देखेंगे तो गोंड जनजाति को उनके आर्थिक स्थिति और उनके व्यवसाय के आधार पे डिवाइड किया हुआ है। इनके दो दो हैं, इनके सामाजिक वर्गीकरण के संपत्ति और सामाजिक स्थिति के आधार पे बांटा हुआ है इनको।
अब संपत्ति और सामाजिक स्थिति की बात करें तो एक है इनके राजगोंड। राजगोंड कौन होते हैं? ये ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली किंग, राजा, या जो जमींदार हैं, जमींदार, राजगोंड की बात कर रहे हैं। दो चीज बांटा हुआ है इनको दो मुख्य भागों में, संपत्ति और सामाजिक आधार पे, राजगोंड और धुरगोंड। तो राजगोंड जो होते हैं वो उनको ऐतिहासिक रूप से राजा, जमींदार या भूस्वामी वर्ग माना जाता है और सामाजिक दर्जा इनका ऊपर माना जाता है। जबकि जो धुरगोंड है ये सिंपल गोंड है, साधारण गोंड है। और जो मेनली ये होते हैं जो सोल्जर, सोल्जर के अलावा देखा जाए तो ये फार्मर, सोल्जर, फार्मर या फिर जो मजदूर, ये धुरगोंड है। अब इनमें व्यवसाय के आधार पर भी उपजातियां हैं। व्यवसाय के आधार पर जैसे देखेंगे तो आप, अगरिया है, अगरिया ये लोहे का काम करने वाले हैं। कौन सा? लोहे का काम करने वाले हैं अगरिया, और ये लोहासुर देवता के उपासक हैं। प्रधान, ये राजाओं के यहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं। राजाओं के यहाँ जो पूजा पाठ का काम करते हैं वो प्रधान, कथावाचक, संगीत बजाने वाले, जो मंत्री या जो भट्ट हैं वो, राजा के यहाँ काम करने वाले मंत्री या भट्ट, वो इनमें होते हैं प्रधान। ओझा है, ओझा जो ये पारंपरिक चिकित्सा करते हैं, झाड़ फूक, जादू टोना, इस तरह की चीजें। सोलहास है, सोलहास जो बढ़ईगिरी और लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी की नक्काशी वगैरह, बढ़ईगिरी का काम करते हैं, वो सोलहास है। इनमें गोंड पढ़ रहे हैं हम। कोयला बूती है, कोयला बूती जो ज्यादातर जो एक तरीके से कहें तो रात में नाचने गाने या भिक्षा वगैरह का काम करने का इनका कोयला बूती। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन इनका देखें तो इनमें जो गौंड समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक होता है, पितृवंशीय होता है, पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। और इसमें जो है, इसमें देखें तो जो मैरिज कस्टम्स हैं, मैरिज कस्टम्स की बात करें, विवाह के कस्टम्स की, तो एक है दूध लौटावा, जो हमने कल डिस्कस किया था। दूध लौटावा, दूध लौटावा है। इसमें ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की ये सबसे प्रचलित प्रथा है, दूध लौटावा। इसके अलावा एक लमसना या लमसेना विवाह, जिसको सर्विस मैरिज भी कहा जाता है। लमसेना, लमझेना, लमसना, वो एक सर्विस विवाह है, सेवा विवाह, जिसमें लड़का वधु के पिता के घर रहकर सेवा करता है और वधु मूल्य चुकाता है, वो होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लमसेना, लमझेना, लमसना। इसके अलावा एक पठौनी विवाह होता है, पठौनी मैरिज, पठौनी विवाह। इसमें क्या होता है? इसमें बारात लड़की के घर न जाकर लड़की बारात लेके जाती है। कौन? लड़की बारात लेके जाती है। इसमें जो लड़की है वो बारात लेके और जाती है। एक चढ़ विवाह होता है जो पारंपरिक तरीके से होता है। तो ये इनके मैरिज कस्टम्स थे। इसके अलावा एग्जाम में एक पूछा जाता है घोटुल प्रथा। क्या पूछा जाता है? घोटुल प्रथा का पूछा जाता है। घोटुल प्रथा पाई जाती है, ये मूरिया ट्राइब्स है, गोंड जो जनजाति है उसकी उपशाखा है मूरिया। गोंड की उपशाखा है मूरिया, मूरिया है। इसमें घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल होता है क्या है एक्चुअल में? युवा गृह। युवा गृह ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है जहाँ पे जो अनमेरिड युवक युवतियां हैं उनको जनजातीय नियम, कला और जीवन की शिक्षा दी जाती है। एक इसमें पूछ लिया जाता है गोदना प्रथा। गोदना प्रथा पूछ लिया जाता है, जो टेटू प्रथा या गोदना प्रथा जो महिलाओं में है, उनकी सुंदरता और धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इनके जो धार्मिक विश्वास और प्रमुख देवता हैं, धार्मिक विश्वास की बात करें तो इनके जो बूढ़ा देव हैं, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव हैं, ये गोंडों के सर्वोच्च और सबसे प्रमुख देवता हैं। मान्यता है कि इनका निवास साज वृक्ष में होता है। ये पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में।
बूढ़ा देव जो साज वृक्ष में होता है, ये गोंड जनजाति के सबसे सर्वोच्च और प्रमुख देवता माने जाते हैं। दूल्हा देव, दूल्हा देव तो ये पारंपरिक सुख और शांति या जो बीमारियां हैं, महामारियां हैं, उनसे रक्षा करने वाले कुल देवता माने जाते हैं। नारायण देव, नारायण देव है तो नारायण देव ये घर की जो चौखट होती है उस पे पूजा की जाती है इनकी, नारायण देव की। या फिर जो ठाकुर देव है, ठाकुर देव ये जो पूरे गांव के देवता, जो गांव की भूमि और फसलों की रक्षा करते हैं, ठाकुर देव। एक लोहासुर जो अगुरिया उपजाति के देवता हैं, लोहासुर। लोहासुर का भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लोहासुर। ये अगरिया उपजाति के देवता हैं जिनका निवास धधकती हुई कोयले की भट्टी में माना जाता है, और उन्हें अक्सर जो मुर्गे वगैरह, काले मुर्गे, इनकी बलि चढ़ाई जाती है। इनका प्रमुख उत्सव कौन सा है? तो एक एग्जाम में पूछा जाता है लारू काज, लारू काज ये इनका प्रमुख उत्सव है गोंड जनजाति में, लारू काज। नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि का पर्व है ये। और इसके अलावा एक मड़ई मेला होता है जो लोक उत्सव होता है, एक हरदिली, नवाखानी, ये भी इनके प्रमुख उत्सव है। तो प्रमुख उत्सव ध्यान रखने हैं, लारूकाज, मड़ई मेला, हरदिली, नवाखानी, ये इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। अगर कला, लोक नृत्य और संगीत की बात करें गोंड जनजाति में, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। एक गोंड चित्रकला का पूछ लिया जाता है। गोंड चित्रकला, इसमें होता क्या है, विश्व वर्ल्ड फेमस है ये लोक चित्रकला, और इसमें रेखाओं और जो बिंदु हैं, लाइंस एंड डॉट्स, इनके माध्यम से किसको दिखाया जाता है? गोंड चित्रकला में, गोंड आर्ट में, गोंड आर्ट की बात कर रहे हैं। इसमें दिखाया जाता है नेचर को, प्रकृति को, या फिर जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों को दिखाया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। दीवारों पे कैनवास वगैरह उकेरा जाता है। पद्मश्री भज्जू श्याम और जंग सिंह, जंगड़ सिंह श्याम। एक तो पद्मश्री भज्जू श्याम और स्वर्गीय जंगड़ सिंह श्याम इस कला के प्रतीक माने जाते हैं ग्लोबल लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट है। इन इनमें एक प्रमुख लोक नृत्य भी और होते हैं। प्रमुख लोक नृत्य अगर इनके देखेंगे तो गोंड में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है कर्मा, कर्मा डांस है। इसके अलावा सैला है, इसके अलावा बडोनी है, और बडोनी के अलावा एक सुआ या कह का और होता है, सुआ या कह का। कर्मा जो होता है ये गोंड गोंड ट्राइब्स में सबसे प्रसिद्ध फेमस लोक नृत्य है। इसे नृत्यों का राजा भी माना जाता है। डंडों के साथ किया जाने वाला जो सैला डांस है ये मेल करते हैं, सिर्फ पुरुष डांस है, ये मेल डांस है, ये ध्यान रखना है। सैला डांस। बडोनी है, ये विवाह के अवसर पे किया जाता है, एक हास्य व्यंग नृत्य है एक्चुअली ये बडोनी, विवाह के अवसर पे किया जाता है। और जो सुआ है ये एक पारंपरिक डांस है। इनकी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखें, गोंड ट्राइब्स की हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनका एग्रीकल्चर की बात करें तो इनकी जो फेमस एग्रीकल्चर है बारी, बारी एग्रीकल्चर, या फिर उसको पेड्डा भी कहा जाता है। बारी या पेड्डा के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट में जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती, झूम खेती को ये बारी या पेड्डा कहते हैं, जिसपे अब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये स्थाई हल या बैल से खेती की जाती थी, जिसपे गवर्नमेंट ने अभी बैन लगा दिया है। वनोपज इनका देखा जाए तो महुआ, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, शहद का संग्रहण इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकल में मध्य प्रदेश के बड़े ऐतिहासिक रूप में गोंडवाना है, और गढ़मंडला का गोंड राजवंश। कौन सा? गढ़मंडला, गढ़मंडला का गोंड राजवंश, जो राजा संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, इनके लिए जाना जाता है। इसके अलावा गोंड रियासतें जो प्रसिद्ध रही है, देवगढ़ और खेरला, देवगढ़ और खेरला गोंड रियासतें ये भी प्रसिद्ध रही है।
तो एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी गौंड रियासत थी। देवगढ़ खेरला भी फेमस गौंड रियासतें रही है गढ़मंडला के अलावा, जहां से राजा बख्त बुलंद शाह ने आधुनिक भोपाल और नागपुर के इतिहास को काफी इम्प्रेस किया था। यहाँ से देवगढ़ और खेरला में रहे हैं राजा बख्त बुलंद शाह। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है मध्य प्रदेश बजट 26-27। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले आपको टॉपिक्स में भी मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट में पहले भी इसके क्वेश्चन कवर किए हैं और अभी भी कवर कर रहे हैं। बजट की थीम और मुख्य फोकस क्या था? ये था ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये बजट की थीम थी। इस बार बजट में क्या हो रहा है? किसान और कृषि 2026-27 को, 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसको किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसान कल्याण वर्ष। यहां से आपको 1 लाख सोलर पंप, किसान और एग्रीकल्चर की बात करें तो 1 लाख सोलर पंप, ये टारगेट रखा है ग्रीन एनर्जी से जोड़ने के लिए इस बार के बजट में। एक नई स्कीम शुरू की है, यशोदा दुग्ध प्रथा प्रदा योजना। पशुपालकों को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना की घोषणा की है, यशोदा दुग्ध प्रदा योजना। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में हुआ है, ब्याज मुक्त ऋण का है। ब्याज मुक्त ऋण, इसमें किसानों को बिना ब्याज या फिर न्यूनतम दर पर, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट है, तो न्यूनतम उसमें बिना ब्याज भी मिल सकता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो उसमें ब्याज भी लगेगा। लेकिन 25,000 करोड़ का किसानों को कितना फसल ऋण देने का लक्ष्य रखा है, ब्याज मुक्त फसल ऋण 25,000 करोड़ का। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। इसमें महिला और विकास के लिए देखें तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो लाडली बहन योजना है उसका बजट है। इसके अलावा स्कूलों में जो दुग्ध वितरण है, स्कूलों में दुग्ध वितरण, क्लास 1 से और 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पोषण के रूप में दूध दिया जाएगा, ये इसमें है, इसका बजट दिया गया है। युवा शिक्षा और रोजगार की बात करें हम, युवा शिक्षा एवं रोजगार, तो 15,000 के आसपास नए शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया था। अब वो पूरी कब करते हैं। लेकिन इसमें क्रेडिट प्लान जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, राज्य का जो युवा और जो छोटे उद्यमी हैं उनको स्वरोजगार के लिए खुद का कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो बैंकों के माध्यम से 5 लाख, 5 लाख तक का, 5 लाख करोड़ का दिया है इसमें। 5 लाख करोड़ का वार्षिक इसमें क्रेडिट प्लान तैयार किया गया है। 5 लाख करोड़, मध्य प्रदेश में कोई युवा अपना खुद का कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहे तो उसके लिए एनुअल क्रेडिट प्लान तैयार किया है, वो कितना है, 5 लाख करोड़ का। इसमें संस्कृति, जनजाति और बुनियादी ढांचा है, तो उसमें देखेंगे तो 2028 सिंहस्थ कुंभ, 2028 सिंहस्थ कुंभ, इसकी तैयारी की जा रही है। इसका बुनियादी ढांचा, सड़क, घाट, इसके विकास के लिए तैयारी की जा रही है। उज्जैन में एक धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, ये ध्यान रखना है, धरती आभा, धरती आभा, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, ये केंद्र सरकार की मदद से शुरू की गई योजना है धरती आभा। और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य गांवों का कायाकल्प करना है। इसके अलावा देखेंगे तो बुनियादी जो ढांचा है उसमें ई नगर पालिका पोर्टल, ई नगर पालिका पोर्टल, इसकी बजट में तारीफ की गई थी इस बार के बजट में, जिसे प्राइज मिला है। और आर्थिक फैक्ट्स देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बढ़ गई है और बढ़ के 1,52,615 रुपए हो गई है। 1,52,615 हो गई है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट कितना है,
तो फिस्कल डेफिसिट इसमें राज्य का जो राजकोषीय घाटा है ये 3.87 का अनुमानित है। अनुमानित कितना है? 3.87%, जो कि इसमें लिमिट तय सीमा होती है 4% की, उसके अंदर अंदर है। इसमें जो रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस की बात करें, राजस्व अधिशेष, तो मध्य प्रदेश घाटे का बजट नहीं है बल्कि 44 करोड़ के मुनाफे का बजट पेश करने वाला राज्य बना है। 44 करोड़ 42 लाख रुपए का मुनाफे का बजट पेश किया है इस बार मध्य प्रदेश ने। ये था आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको कोई बुक, कोई नोट्स, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो मोर देन सफिशियंट रहेगा आपका। सिर्फ रिवीजन टाइम से करते रहिएगा। नमस्कार।